तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी को सुनाने के लिए, इस स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर से विजिट किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो इस चैनल पर आप देखते हो स्टोरी बाय रहमान पर, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया। अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक महिला है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। और उनका जो पति है अच्छा खासा काम करता है, बिजली विभाग में काम करता है, सरकारी नौकर है। अच्छा खासा पगार था, ठीक ठाक चल रहा था। अब दोनों बच्चे जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब ये लोग गांव से बिलोंग करते थे, यानी गांव में रहा करते थे। तो महिला ने सोची अगर गांव का पढ़ाई तो उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए अपने बच्चों का हवाले देते हुए अपने पति से कहा, जो देखो, हम लोग का कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, तुम्हारा अच्छा खासा पगार भी है, सैलरी आती है, और क्यों ना हम लोग इस गांव को छोड़कर शहर चले जाए और वहाँ पर जाकर बच्चे लोगों को स्कूल में एडमिशन करा दे, और वहाँ शहर का पढ़ाई अच्छा होता है। पत्नी ने अपनी ख्वाहिश पति के सामने जाहिर किया, तो पति भी कहते ठीक है, चलो वैसे ही करते हैं। अब वो गांव को छोड़ने के बाद अपने बीवी और 2 बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। लेकिन शहर जाने से पहले वो जो दंपति है, एक व्यक्ति से कांटेक्ट करता है, और वो व्यक्ति जो है उस दंपति का जो पति का भाई होता है, पति का चचेरा भाई होता है, वो शहर में ही रहता था। उससे पहले कांटेक्ट किया, जो भाई हम लोग आ रहे हैं और पूरा फैमिली को लेकर आ रहे हैं, तेरे भाभी आ रहे हैं और तेरे दोनों भतीजे यानी मेरे दोनों बच्चे आ रहे हैं। हम लोग वहाँ पर परमानेंट रहेगा, क्योंकि तेरे भतीजों को, दोनों भतीजे को हम लोग शहर का पढ़ाई शिक्षा देना चाहते हैं, तेरे भाभी का इच्छा है, और गांव में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं है, इसीलिए तुझे एक घर ढूंढ कर देना पड़ेगा हम लोग को रहने के लिए। भाई ने कहा ठीक है, आप लोग आ जाइए, मैं घर का बंदोबस्त करता हूँ। और एक घर का तलाश करता है, घर मिल जाता है, रेंट पर घर ले लेता है। लेने के बाद ये परिवार जो है चला जाता है। अब उस शहर में जाकर रहने लगता है। दोनों बच्चों का कुछ समय बाद एडमिशन करा देता है स्कूल में, और जो पति है बिजली विभाग में काम करता है, वो भी ट्रांसफ़र करके शहर में करवा लेते हैं, और बड़े अच्छे से रह रहा था। लेकिन जब शहर में गया, वो जो व्यक्ति होता है वो गांव में भी शराब पिया करता था। तो जब शहर में गया, वहाँ पे भी जाकर ये जो उसका लत था वो बढ़ता गया। शहर में भी वो अब हद से ज़्यादा शराब पीने लगे, और बीच बीच में तो शराबी लोगों के साथ पढ़कर बीच बीच में जुआ भी खेलता और हार भी जाता। इसी को लेकर पति पत्नी में आप झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पत्नी ये सारी बात अपने चचेरे देवर से कहा करती थी, क्योंकि देवर जो है हर दिन उनके घर में आया करता था। देवर उन लोगों से थोड़ी दूर में रहता था, लेकिन जब से ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हुआ तब से वो भाई जो कहा था, जो भाई अब तक तो तू इधर उधर खाना खाता था, होटल में खाता था, लेकिन हम लोग आ गए हैं, तो अब हम लोग के साथ ही घर पर खाना खाना। इसीलिए वो देवर जो है आए दिन आता था खाना खाने के लिए। जब भी खाना खाने आता, भाभी जो है सुख दुख की बात सारे देवर को कहती और बताती, जो ऐसा ऐसा है। मैं विरोध करती हूँ तो गाली गलौज कर रहा है, और कभी कभार मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। अब तो ये बहुत ज़्यादा मामला बढ़ चुका है, और कुछ लोग भी आते हैं उनको ढूंढते हुए। मैं जब पूछती हूँ क्या काम है, तो सारे लोग मना कर देते हैं कुछ भी वजह बताने का। जो कहता नहीं उनसे ही काम है, ज़रा वो आएंगे तो बता देना, नाम बता कर जाते, जो फला आदमी आया था, फला आदमी आया था। देवर को सारी बात बताते हैं, और ऐसा भी टाइम आता है जो घर में अब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा होता पति पत्नी में, क्योंकि पत्नी को जो सामान चाहिए होता है पति से मांगते, पति के पास पैसा नहीं रहता, और झगड़ा विवाद शुरू होता है। तभी पत्नी ने सोची क्यों ना मैं भी किसी जगह पे जॉब कर लूँ, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल में रहता है, ये काम के ना बहाने में कहाँ जाकर पड़ा रहता, शराब पीता, जुआ खेलता है, तो घर पर वो अकेली रहती। वो आपने देवर से बात किया, जो आप ही एक काम देख के दे दो आपके कंपनी में, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में, बहुत अच्छा कंपनी में काम करता था, चचेरा देवर। तो उससे कहा, जो देवर जी आप ही कहीं काम ढूंढ के दे दो तो मैं भी काम कर लूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं इसी घर पर फ्री रहती हूँ। देवर ने कहा ठीक है, मेरी ही कंपनी में काम आपको लगवा देता हूँ। और वो बात करता है और अपने भाभी का काम उस कंपनी में लगवा देता है। इसमें पति को ऐतराज़ नहीं था।
उसके बाद काम करने लगता है, देवर भाभी दोनों साथ में जाता है, आता है, और इसी जाने आने के साथ-साथ में जो आना-जाना करते-करते, सुख-दुःख की बातें करते-करते दोनों एक-दूसरे के कब करीब आ जाते हैं, दोनों को पता भी नहीं चलता। और इतना ज़्यादा करीब आता कि दोनों के बीच में वो सब कुछ होता, जो एक पति-पत्नी के बीच में होता है। यानी शारीरिक संबंध भी देवर-भाभी में चल रहा था। अब तो ये कई दिनों से चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, पति जो है, वो आ जाता है और अपने आँखों से वो देख लेते हैं, ये सारे हरकत करते हुए अपनी पत्नी के साथ अपने ही भाई को। तो बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा होने के बाद अपने पत्नी को मारते हैं और भाई को भी सख्त मना कर देता है, जो आज के बाद तू मेरे घर पर आना नहीं। और भाई भी वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। लेकिन जो पति होता है अपने पत्नी का काम नहीं रुक पाते, वो उसी कंपनी में जाया करती थी जिस कंपनी में उसका भाई था, यानी उसका देवर काम करते थे। दोनों के बीच में ये सब रिश्ता पकड़ा गया, फिर दोनों को अलग करवा दिया। लेकिन पत्नी उसी कंपनी में जाती थी। अब पति को लगा, पति ने कुछ दिनों तक फॉलो किया, जो ऐसा तो नहीं मेरे पीठ पीछे ये दोनों मिलते होंगे। अपने पत्नी के ऊपर नज़र रखा तो देखा कि पत्नी अकेली जाती है कंपनी में और वह अकेली ही वापस आती है। अपने चचेरे भाई को कभी उनके साथ नहीं देखा। ये सब मामलों में वो पति जो है एकदम संतुष्ट हो जाता है, जो दोनों अलग हो चुका है, अब दोनों का बीच में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो पत्नी जो है मिला करती थी अपने देवर से, फिर चुप-चुप के मिलते थे, लेकिन देवर को जो है डर था। उसे डर सताता था, जो अगर भाई को दोबारा पता चल गया तो मुझे तो जान से मार देगा और तुम्हारा भी खराबी है, हो सकता है तुम्हें भी मार दे। तो पत्नी ने कहा, क्योंकि पत्नी को अपने देवर का लत लग चुकी थी, इसीलिए वो पत्नी ने कहा, जो क्या करे, मैं तो तुम्हें भूल नहीं सकती। और देवर का भी वही हाल था। देवर भी अपने भाभी को भुला नहीं पा रहा था। जब भी मौका मिलता दोनों इधर उधर मिला करते और उसी घर में मिलते ज़्यादातर। जब भी वो पति बाहर रहता, पत्नी अपने देवर को बुला लेती और दोनों में वही सब होता। कुछ दिनों तक चला, लेकिन फिर उसके बाद जब देवर को डर लगने लगा तो देवर ने अब आनाकानी करने लगा। अब वो जाता भी नहीं था घर पर, तो इसीलिए भाभी ने सोचा, अरे ये तो बहुत डर रहा है, तो इससे अच्छा मैं देवर को कह के मेरे पति को ही हम दोनों के बीच में से हटवा देती हूँ। वो अपने देवर को कहती है, जो देखो अगर तुम इतना डरोगे तो क्या होगा, क्यों मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो देवर ने कहा, जो भाभी क्या कर सकता हूँ, अगर भाई को पता चल जाएगा तो मुझे बहुत डर लगता है। तो भाभी ने कहा, एक काम करो, तो फिर तुम अपने भैया को मार दो या फिर किसी से मरवा दो। जब पत्नी के मुंह से ये बात चचेरा भाई सुनता है, चचेरा भाई का होश उड़ जाता है। लेकिन आखिरकार वो भी भाभी के प्यार में पागल था, अंधा था, इसीलिए उसने भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और एक तारीख चुनता है और उस तारीख को अपने भाई को बहला फुसला कर लेकर जाता है। जो भी उसने किया था उसका माफ़ी मांगता है, उसे शराब पिलाता है और सुपारी के लार से उसका मौत के घाट उतरवा देता है। लेकिन पूरा जब घटना सामने आती है, क्योंकि पत्नी बार बार पुलिस का चक्कर काट रही थी अपने पति को ढूंढने के लिए। जब पुलिस में बार बार चक्कर काट रही थी पत्नी, तो पुलिस ने इस केस को हाथ पे लिया और ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन किया। और उसके बाद पुलिस का सुई घूम फिर कर पत्नी के ऊपर ही जाकर टिक जाती है और तब जाकर पूरा खुलासा होता है। तो घटना है उत्तर प्रदेश का रामपुर डिस्ट्रिक्ट का। रामपुर का डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा रहता था, शादीशुदा व्यक्ति होता, नाम है राजीव। अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहते थे एक गांव में। लेकिन जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, पत्नी तो अपने पति से डिस्कस की, जो बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती जो गांव में लोग पढ़ाई करें, क्योंकि गांव में उतना अच्छा पढ़ाई होते नहीं। तो इस हम लोग शहर में जाकर रहते हैं। और शहर में राजीव का एक चचेरा भाई रहता है, बहुत समय से रह रहा है, वो वहाँ पर कम काम करता है, अच्छा खासा प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा जॉब करता है। नाम है उसका राहुल। राहुल से कांटेक्ट करता है राजीव और राजीव पूरी बात बताता है, जी देख, मेरा दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है, लेकिन गांव की पढ़ाई तो तुझे तो पता ही है, तो इसीलिए तेरा भाभी चाहती है कि हम लोग भी शहर में आके रहे, लेकिन शहर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम लोग शहर आना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, बच्चे लोगों को वहीं पे पढ़ाएंगे, तो एक घर देख और हम लोग उस घर पे रेंट पर रहना चाहते हैं। राहुल ने कहा, ठीक है भैया, कुछ समय में मैं आपके लिए घर का बंदोबस्त करता हूँ। और कुछ ही दिनों में घर का बंदोबस्त होता है, रेंट पर एक कमरा लिया जाता है। राहुल सब कुछ कर लेता है। उसके बाद अपने चचेरा भाई राजीव को कहता है। राजीव अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर उस शहर में जाकर पहुंच जाता है, राहुल जहां पर रहता था। लेकिन राहुल का घर और जिस घर को किराए पर लिया था, बस थोड़ी दूरी पे था।
लेकिन राजीव जब वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके बाद राहुल मिलने आता है, लेकिन तभी राजीव कहता है, जो देख राहुल, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब तू इधर-उधर खाना खाता है, तेरा घर परिवार तो गाँव में ही है, तो तू एक काम करना, अब तुझे बाहर खाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग के साथ ही खा लिया कर, 2 टाइम आया कर घर पर और हम लोग के साथ खाना खा लिया कर। अब राहुल जो है, बड़े भाई है आखिर राजीव, इसीलिए बड़े भाई का बात टाला नहीं। वो अब रोज़ आने लगा दोपहर को और रात को खाने के लिए। हाल-चाल पूछता, भतीजे लोगों से मस्ती मज़ाक करता। उन लोगों को भी चाचा मिल गया था, चाचू-चाचू करते। और राजीव भी वहाँ पर जो बिजली विभाग में काम करता था, वो ट्रांसफ़र करके शहर में करवा लिया था। लेकिन राजीव की एक बुरी आदत थी, गाँव में भी वो शराब पीता था, लेकिन शहर में जाने के बाद वो शराब के साथ-साथ शराबी लोगों के साथ मिलकर जुआ भी खेलता था। अब जब जुआ और शराब दोनों लत उसको लग चुका है, तो उसका जो भी कमाई होता, वो सारे जुए में या फिर शराब पीने में उड़ा देता था। अब छोटी-छोटी बातों को लेकर घर में पति-पत्नी में झगड़ा होता था, क्योंकि पत्नी सीमा को कुछ चीज़ की ज़रूरत रहती। क्या राजीव को कहती, जो इस चीज़ की आते समय लेके आना, लेकिन वो तो नशे में था या फिर जुआ में पैसा हार चुका था। इसीलिए वो भड़क जाते अपनी पत्नी के ऊपर, घर पे भी आकर झगड़ा होता, मारपीट होता, यानी सीमा के ऊपर हाथ भी उठाने लगा था राजीव। अब सीमा शहर में किसको ये सारी बात बताए, कुछ दिनों तक चुप रही, लेकिन आखिरकार उसका बात टूटती है और वो अपने ही साथ जो कुछ भी हो रहा था, पति धरा उसका जो कुछ भी कर रहे थे पति राजीव, वो अपने देवर राहुल को सब कुछ कहने लगे। जब राहुल ये सारी बात सुनता है, राहुल भी परेशान हो उठता है, जो भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब बड़ा भाई है, उसे समझा भी नहीं सकता ज़्यादा, तो इसीलिए ऐसे ही चलता रहा। लेकिन सीमा एक दिन राहुल को कहता है, जो देवर जी, आप जिस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में मुझे भी काम पर लगवा दो ना, क्योंकि देखो दोनों जो बच्चे हैं, स्कूल में चला जाता है, पूरा दिन स्कूल में रहता है, और तुम्हारे भैया तो पता ही है, काम पे काम के नाम पे तो निकालते हैं, लेकिन कहाँ जाता है क्या पता, काम पे ही जाता है, ड्यूटी पे जाता है, या फिर शराब के अड्डे में पड़ा रहता है, या फिर जुआ खाने में जाकर बैठा रहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पूरा दिन घर पर बोर होती हूँ, अगर मैं इस बीच कुछ काम कर लूँगी, तो घर की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो मेरे ही पैसा से मैं खुद कर लूँगी। तो राहुल को अच्छा लगा, राहुल ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही बात करता हूँ। बात करने के बाद राजीव से भी बात किया, जो भैया भाभी यहाँ पे घर पर बोर होती है, तो कह रही थी, जो अगर कहीं काम हो तो मेरे कंपनी में लगवा दूँ? तो राजीव ने कहा, हाँ, अच्छी बात है। वो भी तो, तेरी भाभी तो पूरा दिन घर पे वाक़ई वो फ्री भी रहती है, काम कर लेगी तो अच्छी है। तो राहुल ने अपनी कंपनी में बात करता है और सीमा का काम लगवा देते हैं। जब सीमा का काम उस कंपनी में लग जाता है जहाँ पर राहुल काम करता था पहले से ही, तो अब दोनों देवर भाभी जो है साथ में आना-जाना करता था, और घर पर तो दोनों टाइम खाना खाने आते ही थे राहुल। इसी बीच दोनों के नज़दीकी जो है बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गया। ऐसे देवर-भाभी का रिश्ता था, हँसी-मज़ाक होता था, अब दोनों साथ जाना-आना, ज़्यादा टाइम देवर-भाभी साथ में रहना और एक ही कंपनी में काम करना, तो दोनों को कब करीब ला दिया, दोनों को पता भी नहीं चला। अब दोनों जो है इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जा चुके थे। राजीव जहाँ पर शराब पीता, जुआ खेलता, उसका घर आने का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। इसी बीच राहुल और सीमा के बीच में प्यार पलने लगा, देवर भाभी के बीच में प्यार हुआ, और दोनों उसी कमरे में, राजीव और सीमा के घर में कमरे में, दोनों अब नाजायज़ संबंध भी बनाने लगे। यानी राहुल और सीमा, देवर भाभी के बीच में नाजायज़ संबंध बनने लगे। अब दोनों दोनों अपनी मर्ज़ी से बना रहे थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं था। पति को पता भी नहीं चलता। अब ये सालों तक चलता गया, लेकिन एक दिन राजीव जो है दोपहर के वक़्त वो घर आ जाता है। जब घर आता है तो देखता है कि राहुल और उसकी पत्नी सीमा दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। इसे देखकर राजीव के तो होश उड़ गया। बहुत गुस्सा हुआ, बहुत मारा सीमा को, अपनी पत्नी को मारा, लेकिन अपने भाई राहुल को भी बहुत चिल्लाया और उसे कह दिया, जो आज के बाद तू मेरे घर पर आना नहीं, अगर आएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत गुस्से में था। अब राहुल भी ऐसा काम किया था, वो शर्म के बारे में अपने बड़े भाई से नज़र में नहीं मिला पा रहे थे, राहुल भी वहाँ से चले जाते हैं। चला जाने के बाद राहुल को लगा शायद सीमा अब उस कंपनी में काम पे नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजीव जो है सीमा का काम नहीं रोक पाते। सीमा उसी कंपनी में दूसरा दिन जाती है जिस कंपनी में राहुल ऑलरेडी काम करता है, और राहुल ने उस कंपनी में सीमा को काम पे लगवाया था। सीमा जैसा रेगुलर जाती थी, काम पे जाती है, लेकिन अब की बार वो अकेला जाती है, अकेला आती है। राजीव फॉलो किया अपने पत्नी के ऊपर, पहले उसे लगा तो शायद मेरे पीठ पीछे दोनों मिलते होंगे, इसलिए अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखा।
कुछ दिनों तक नज़र रखा तो देखा कि नहीं, सीमा वाक़ई अकेला आती है और अकेला जाती है। इस वजह से राजीव इस मैटर से एकदम संतुष्ट हो जाते हैं, जो चलो एक गलती हो गया था, दोनों से गलती कर लिया। और राहुल भी तब से भाई के सामने नहीं आया और घर पे भी नहीं आया था। इसीलिए राजीव इस मैटर से एकदम से चुप्पी साध लेते हैं और किसी को इस मैटर को, अब घर की बात है, इज़्ज़त की बात है, एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ पत्नी है, इसीलिए वो भी चुप हो जाता है, खामोशी से इस मामले को जो है रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं, किसी से डिस्कस भी नहीं करता। लेकिन ये दोनों का जो मिलने-जुलने का सिलसिला है, भले ही राजीव को लगा था दोनों भूल चुके हैं, दोनों एक-दूसरे को भूल चुके हैं, अब मिलते नहीं, ये राजीव गलत था, क्योंकि ये दोनों मौका पाते ही उसी कमरे में मिला करते थे। क्योंकि सीमा को पता था राजीव कहाँ गया और कब तक लौटेगा। उसके बाद सीमा जो है अपने देवर को बुला लेती थी, जो आ जाओ, तुम्हारे भैया को आने में टाइम लगेगा। राहुल चले जाते थे। कुछ दिनों तक तो राहुल डरते-डरते ये सब रिश्ता निभा रहा था। फिर राहुल एक दिन अपनी भाभी सीमा से कह दिया, जो भाभी मुझे बहुत डर लगता है, भैया ने तो अल्टीमेटम देकर मुझे यहाँ से भगाया था, लेकिन अब की बार अगर मुझे देख लेगा तो मेरा तो जान ही ले लेगा और शायद तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन सीमा उसका हौसला बढ़ाती रहती है। राहुल कभी कभार आता, कभी कभार बहाना बना देता। तब सीमा को लगा जो राहुल ये बहाना बना रहा है, मुझसे पीछा छुड़ा रहा है अपने भाई के डर से, क्योंकि सीमा को जो है राहुल का लत लग चुकी थी और राहुल का भी वही हाल था भाभी को लेकर। लेकिन राहुल को बहुत डर लगता था अपने भाई राजीव को लेकर, इसीलिए वो आनाकानी करता था, आने में वो डरता था। तो सीमा ने एक दिन राहुल को कहा, जो देखो अगर तुम इतना ही डरोगे तो क्या होगा, क्योंकि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ और मैं तुम्हें भुला भी नहीं सकती हूँ। तो एक काम करो, तुम अपने भैया का, हम दोनों का बीच का रास्ता का कांटा कि वही है तुम्हारा भैया को ही रास्ते से हटा दो। राहुल कहता है, करना क्या चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो? तो सीमा कहती है, वैसे ही वो क्या काम का है, जो भी कमाता है जुए में उड़ा देता है या फिर शराब में उड़ा देता है, वो तो खाली नाम का पति है, रहना या ना रहना दोनों बराबर है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भैया को मरवा दो या खुद अपने हाथों से मार दो। अब जब पत्नी अपने पति को मारने के लिए देवर से कहती है, देवर भी प्यार में अंधा था, इसीलिए वो भाभी का बात मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है भाभी, मैं तो नहीं मार सकता अपने भाई को, लेकिन हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लोग पैसा लेकर ये सब काम करता है। राहुल का ही नज़र में एक शख्स था जिसका नाम होता है सतीश, जो सुपारी किलर होता है। जिस इलाके में लोग रहते थे उस इलाका का वो छठे हुए बदमाश था। राहुल को पता था, सतीश से मिलता है, सतीश से उसका जान पहचान था। सतीश से मिलता है, सतीश को पूरी बात बताता है, जो मेरा ही चचेरा भाई है, मैं जिस गली में रहता हूँ उसी गली में उससे थोड़ा दूर में उसका घर है और उसके पत्नी, और मैं चाहता हूँ जो उसका तुम मौत के घाट उतार दो, बदले में तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा। अब सतीश जो है वो 2 लाख रुपए का डिमांड करता है। इस पर राहुल कहता, भाई तू मेरा दोस्त जैसा है, मैं तुझे इतने सालों से जानता हूँ, तू भी इस काम के लिए मुझसे 2 लाख रुपए लेगा? सतीश कहता, देख भाई, ये अकेला का काम नहीं है और मेरा काम ही ऐसा है, तुझ पर आँच नहीं आएगा, लेकिन हाँ, तू मेरा दोस्त जैसा है, पहचान है बहुत दिनों का, तो इसीलिए मैं इस काम को तेरे लिए 1.5 लाख रुपए में करने को तैयार हूँ। जब 1.5 लाख रुपए में सौदा होता है, राहुल अपने भाभी सीमा को बताते हैं जो ऐसा ऐसा है, 1.5 लाख रुपए में माना है। तो सीमा जो है 50,000 रुपये राहुल को देती है, जो तुम ये पैसा एडवांस दे दो, जिस दिन काम हो जाएगा कुछ ही दिनों में बाकी का पैसा 1 लाख रुपये उसे दे दिया जाएगा। राहुल उस 50,000 को ले जाकर सतीश को देता है और पूरी प्लानिंग समझा देता है। पूरी प्लानिंग जो है समझा देने के बाद सतीश को कहता है, जो मैं जिस बंदे को तेरे पास लेकर आऊँगा उसी बंदे को मारना है, वही मेरा भाई होगा, चचेरा भाई होगा। अब दिन था 25 फरवरी को राजीव को मौत के घाट उतारना था। सतीश पूरा प्लानिंग के साथ, क्योंकि उससे पहले राजीव के सामने सतीश आया नहीं था, उस घटना के बाद जब रंगे हाथों पकड़ लिया था। एक दिन राजीव के पास राहुल एक शराब बियर की बोतल लेकर घर पे पहुंच जाता है और उस टाइम सीमा जो है ड्यूटी पर थी। सीमा पहले से ही बता दिया था, तुम्हारे भैया आज घर पर है, तुम जाकर मिल सकते हो, उसे पटाओ, क्योंकि उसे मारने के लिए उसे साथ में लेकर जाना ज़रूरी था। इसीलिए राहुल एक बियर की बोतल लेता है और लेकर राजीव के घर जाता है। राजीव घर पर होता है, अपने भाई को देखता है राहुल। अब एक घटना को 2 साल हो गया था, जो देवर भाभी के बीच में जो संबंध बना था, राजीव ने देख लिया था। 2 साल बाद राहुल आया है, ये राजीव के हिसाब से 2 साल बाद उस घर में आया, लेकिन अक्सर आता था राहुल उसके पीठ पीछे।
जब जाता है हाथ में वो प्यार की बोतल रहता है और राहुल जाकर माफ़ी मांगता है, जो भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था। पहले हम दोनों बैठ के शराब पीते थे, हम दोनों का दोनों भाइयों में कितना प्यार था। एक छोटी सी गलती की वजह से हम दोनों भाइयों को कितना दूर कर दिया। मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राहुल यहाँ माफ़ी मांगने लगता है। राजीव भी सोचता है चलो ठीक है, एक गलती किया था, माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कर देता है। और बियर की बोतल देख के ऐसे ही राजीव का मन जो है पिघल गया था अपने भाई के ऊपर। उसके बाद राजीव और राहुल जो है शराब पीता। शराब पीने के बाद राजीव कहता है राहुल को, जो भैया देख भाई, मैं कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं कर्जे में डूब गया हूँ। तेरे पहचान, तू तो इतना दिनों से है यहाँ पर, तेरे पहचान में कोई ऐसा शख्स है जो मुझे कर्ज दे सकता है। राहुल के लिए अच्छा मौका था। राहुल कहता हाँ भैया, मैं ऐसे बहुत सारे आदमियों को जानता हूँ जो ब्याज पर पैसा देता है, अगर आपको चाहिए तो मैं बात करा सकता हूँ, मिला सकता हूँ। राजीव कहता है तेरी बड़ी मेहरबानी होगा। फिर राहुल दिन तय करता है 25 फरवरी को राजीव को लेकर सतीश के वहाँ पहुँचता है। सतीश को पहले से ही बता दिया था। अब सतीश के पास जब पहुँचता है तो सतीश के पास ऑलरेडी 2 आदमी था। सतीश जुगाड़ करके रखा था, जो भाई एक आज शिकार आ रहा है, उसको मौत के घाट उतारना है, राहुल लेकर आ रहा है। राहुल लेकर राजीव को वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद सतीश जैसे पहली बार राहुल को मिल रहा है, बहुत दिनों बाद राहुल के गले मिलते हैं। और गले मिलने के बाद जब राजीव पैसा की बात करने लगता है सतीश से, तब सतीश कहता है भैया आप राहुल के बड़े भाई हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है आपको सब मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग पार्टी करेंगे। आपको पता नहीं, आपके जो भाई है ये मेरा दोस्त है और ये बहुत दिन बाद मेरे पास आया है, तो इसका प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग पार्टी करेंगे। ये सब प्लान के तहत हो रहा था राहुल और सतीश के दोस्तों के बीच में, लेकिन राजीव को कुछ नहीं पता था। राजीव भी बहुत खुश हो जाता है ऐसी दोस्ती देखकर। और फिर शराब पार्टी चलती है और प्लान के तहत राजीव को बहुत ज़्यादा शराब पिलाया जाता है। जब राजीव नशे में धुत हो जाता है तब इन सारे लोग मिलकर राजीव को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद उसका चेहरा कुचल देते और एक जगह पर फेंक देते हैं। फिर राहुल वहाँ से चले आते हैं। आने के बाद सीमा को ये पूरी बात बता देता है, जो भैया का काम हो गया। अब सीमा डर जाती है, लेकिन सीमा को आगे का काम करना था प्लान के तहत। जो दूसरा ही दिन यानी 26 फरवरी को तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है, गुमशुदगी मिसिंग कंप्लेंट करना है अपने पति के बारे में। सीमा डर जाती है, सीमा जाने को तैयार नहीं होती है। सीमा कहती नहीं, मैं बहुत डर गई हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। देखते ही देखते 26 फरवरी निकल जाते, 27 फरवरी निकल जाते। आखिरकार सीमा मानती है राहुल की बात और कहती है ठीक है मैं जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी साथ में जाना पड़ेगा। राहुल कहता है देखो भाभी, मैं नहीं जा सकता हूँ, शक पैदा हो जाएगा। हाँ, जब सीमा नहीं जाना चाह रहा था तब राहुल कहता है ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहूँगा, तुम जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराना। सीमा पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद अपने पति के बारे में बताती है, जो 25 तारीख से लापता है। मैं ढूंढने की कोशिश किया लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस वाले पूछते हैं जब तुम 3 दिन बाद क्यों आए हो, ये सारी बात बताते जो मैं इधर उधर की तलाश करता, मेरा पति शराबी था और जुआ भी खेलता था, मुझे लगा शायद किसी दोस्ती शराबी के चक्कर में आकर उसके वहाँ रह गया, लेकिन वो आए नहीं। अब 3 दिन होने को है, 28 तारीख हो गया, 25 तारीख को निकला था। पूरी बात बताने के बाद पुलिस कहते हैं ठीक है हम लोग पता करते हैं। पुलिस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन सीमा बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, दिखावा करने के लिए। तभी पुलिस वाला जो है सोचता है चलो ठीक है, मामले को देखता है। एक पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान है, 2 बच्चों का हवाले दे रहे हैं। तभी पुलिस वाला इस केस में कूदता है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है। जब इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस का सुई जो है घूमकर पत्नी सीमा के ऊपर ही आकर टिक जाती है। और फिर बाद में आसपास वाले से पूछता है सीमा जहाँ पर रहती थी। आसपास वाले ने बताया जो हाँ एक लड़का जो है आता था, वो अक्सर आता है, हाँ लेकिन जब भी आता है राजीव के पीठ पीछे आता है। अब सीमा का मोबाइल नंबर लिया जाता है, उसका सीडीआर निकालता है, लोकेशन चेक करता है। सीडीआर में पता चलता है एक नंबर से रोज बातें होती थी और बहुत ज़्यादा बातें होती, घंटों घंटों बातें होती थी। वो नंबर किसका है, उस नंबर का जब पूरा डिटेल निकाला तो राहुल का नंबर होता है। अब उस राहुल का नंबर का लोकेशन के हिसाब से जब उस जगह पर पहुंचा राहुल का घर, तो पता चला राहुल का घर ताला लगा हुआ है, यानी राहुल घर से फरार था। पुलिस वाले का शक सीमा के ऊपर पहले से ही था, इसीलिए सीमा को उठाते और उठाने के बाद पति राजीव के बारे में पूछताछ करता है। सीमा इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले के आके वो टिक नहीं पाते। कई सारे एविडेंस मिल चुका था, जो मोबाइल लोकेशन, जिस जगह पर मतलब वो काम पर जाती थी वहाँ पे भी बातचीत हुआ था, आसपास वाले ने बताया। राहुल का नंबर मिलना, राहुल गायब रहना, घर बंद
सारी बात जब सीमा को बताया जाता है, आखिरकार सीमा टूटती है और पूरी बात बता देती है। जो हाँ, मैं और राहुल मिलकर ही मेरे पति को मौत के घाट उतारा, और जिस जगह पर बॉडी पड़ा था वो भी बात बता देते हैं, क्योंकि राहुल ने बता चुके थे और सीमा भी बता देती है। उसके बाद राजीव का बॉडी को पुलिस वाले रिकवर करता है, करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। राजीव के परिवार वाले को खबर दी जाती है, जो गांव में रह रहा था। सारे लोग रोते बिलखते शहर पहुंचता है और यहाँ पर सीमा को हिरासत में लेकर कोर्ट पेश करता है। कोर्ट में भी उसका जुर्म साबित हो जाती है, लेकिन राहुल फरार चल रहा था। राहुल को दबिश दिया जा रहा है और राहुल को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जो सीमा के परिवार वाले हैं, यानी सीमा के मायके वाले भी सीमा के लिए सज़ा की मांग कर रहे हैं। जो ऐसे महिलाओं को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो भी ऐसा काम करता हो, जो भी ऐसा सोचता हो, वो 1000 बार सोचे जो क्या करने जा रही है। अपने पति को एक अवैध संबंध को बचाने के लिए किसी पति रहते हुए किसी गैर मर्द के चक्कर में आकर इस काम को अंजाम दिया था सीमा और राहुल ने। राहुल जबकि उसका सगा चचेरा भाई होता है और सीमा जहाँ उसकी पत्नी है। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।